दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां पर पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी पूछी जाती है। आजकल ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस पूछी ही जाती है, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, छोड़ के ना जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक हमें करें, कमेंट करें। आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पूर्ण डिटेल में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हम प्रतिदिन 10 प्रश्न लाएंगे पॉलिटिकल साइंस के। हमने एक अन्य सीरीज चलाई है, टॉप एमसीक्यू प्रश्न इन डिटेल। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्य परिषद के पास विशेष शक्तियां हैं? ऑप्शन 1, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करना। ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की सिफारिश करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सही है। राज्य के परिषद के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण सिफारिश करने के लिए। अब हम इसका डिटेल्स जान लेते हैं। राज्यसभा या राज्यों की परिषद को दो विशिष्ट या विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जिनका उपयोग लोकसभा नहीं करती। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 में सूचीबद्ध किया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा या राज्यों को परिषद की दो विशेष शक्तियां दी गई हैं, तो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 249। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए अधिकृत कर सकता है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। अंतर राज्य परिषद एक अनुशंसनात्मक निकाय है। तो कैसा है भैया? ये अनुसंधानात्मक निकाय है बिल्कुल। और यह ऐसे विषयों की जांच और चर्चा करता है जिसमें कुछ और सभी राज्यों के संघ और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए होता है। अब बात कर लेते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? ऑप्शन 1, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी, लोकसभा। ऑप्शन सी, राज्यसभा। ऑप्शन डी, नीति आयोग। तो इसका उत्तर है नीति आयोग। गरीबी रेखा की गणना नीति आयोग करता है। अब हम इसका नीति आयोग का विश्लेषण जान लेते हैं। इससे पहले हम पेन बदल लेते हैं। तो नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। और करंट से इससे एक रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा उपाध्यक्ष राजीव कुमार उपाध्यक्ष बने हैं 12 मई को। और इसके नए सीईओ पूछा जाए तो नए सीईओ परमेश्वर अय्यर बने हैं। कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर को नया सीईओ बनाया गया है। यह अपना कार्यभार 30 जून को संभालने वाले हैं। यह 2 साल के लिए रहेंगे। और इनसे पहले शक्तिकांत इसके सीईओ हैं जो अपना कार्यकाल त्यागने वाले हैं। 6 साल का इनका कार्यकाल रहा। तो हम जान लेते हैं हमारा विशेष प्रश्न क्या है। प्रश्न है, गरीबी रेखा की गणना करता है नीति आयोग। अब हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। गरीबी रेखा वह राशि है जो किसी व्यक्ति को अपने बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। इसे किसी व्यक्ति को बुनियादी कल्याण प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के धनमूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। नीति आयोग गरीबी रेखा या नीति आयोग गरीबी के आकलन के लिए नोडल एजेंसी है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा कि नीति आयोग गरीबी के आकलन के लिए कैसी एजेंसी है? ऑप्शन होंगे गैर
संवैधानिक, संवैधानिक या नोडल एजेंसी, तो उत्तर होगा नोडल एजेंसी। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 9। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी भाग 2 में नागरिकता के से संबंधित प्रावधान के बारे में बात की गई है। अब हम जान लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत के संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 11 से 15 भारत की नागरिकों से संबंधित है। अब हम जान लेते हैं प्रमुख भाग व उनसे संबंधित अनुच्छेद। एक साइड दिया गया है भाग और विषय, दूसरी तरफ दिया गया है अनुच्छेद। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन किया गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में, और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से 152 के मध्य। संसद अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से संविधान के तहत भारत की राजभाषा में संशोधित कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर होगा 343 से 351 के मध्य, और भाग पूछा जाए तो 17। राजभाषा के उपबंध 4 शीर्षक हैं: संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका, विधि के पाठ व अन्य विशेष निर्देशों की भाषा के रूप में शामिल किए गए हैं। अब 8वीं अनुसूची में शामिल कुछ भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूल रूप से 14 भाषाएं हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मतई, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। संविधान के 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। तो पहला आधार होगा संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। दूसरा आधार होगा संसद के विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है। तीसरा आधार होगा संसद के विशेष बहुमत से संशोधन व आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन करें। अगला प्रश्न, संसद से बिना किसी अनुमति के कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद हटाया जा सकता है? ऑप्शन 1 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो इसका उत्तर है किसी भी विधायक को 60 दिन के बाद हटाया जा सकता है। अब इसका विश्लेषण, यदि कोई सांसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि यानी 2 माह से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसे सदन से पद रिक्त घोषित हो सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के शतगण या सत्रावहन की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 में संसद का अयोग्य घोषित करने, तो प्रश्न आएगा किसी सांसद को अयोग्य घोषित किस अनुच्छेद के दौरान कर सकते हैं? तो उत्तर होगा 111 से 101 से 102 के मध्य। अब बात कर लेते हैं सांसद को अयोग्य घोषित करने की क्या शर्तें होती हैं। अगर कोई सांसद दिमागी रूप से विकृत यानी अनसाइड माइंड हो, दिमाग से पागल हो, किसी सक्षम न्यायालय में ऐसी घोषणा की हो,
तो उस संसद का अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो बात करें कोई व्यक्ति या सांसद दिमाग से पागल हो तो उसे भी अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दूसरी शर्त, अगर कोई सांसद दिवालिया हो तो उसे भी सांसद की सदस्य से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो पहला हुआ हमारा, यानी अनसाइड माइंड हो, बोले तो पागल हो। दूसरा दिवालिया हो। और तीसरी शर्त जो होती है वो होती है, अगर किसी सांसद ने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो 3 शर्तें होती हैं किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित करने की। पहली शर्त होती है यानी अनसाइड माइंड होना, दिमागी पागल होना। दूसरी शर्त होती है सांसद दिवालिया। और तीसरी शर्त होती है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना। अब बात कर लेते हैं संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राज्यसभा, जो राज्यों की परिषद होती है। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। अगर कोई सांसद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे लाभ के पद पर हो जिसकी कानूनी इजाज़त नहीं देता तो वह सांसद अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो एक शर्त ये भी हो जाएगी कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। दूसरा, राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसे सेकंड सदन भी कहते हैं और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। तो बात करें राज्यसभा क्या है, तो उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, कभी भी भंग नहीं होने वाली होती है। बात करते हैं संसद का तीसरा भाग होता है लोकसभा। लोकसभा एक निचला सदन होता है, प्रथम सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है और समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, लेकिन जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। संसद का तीसरा भाग होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वह राष्ट्र का मुखिया होता है और देश में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लोगों के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस का उपहास किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सी। तो इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस का उपहास किया। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से लेकर 1888 के मध्य गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड डफरिन ने शुरू में के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित था। इनके कार्यकाल में तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 86 के मध्य हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब बात कर लेते हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। अब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833 जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखें, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। निश्चित ही वीडियो देखने पर आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। कम से कम हमारे इन 10 प्रश्नों में लगभग 100 प्रश्न निकलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पेशेंस बना के रखें। अगर आगे बात करें, हालांकि रेगुलेटरी एक्ट 1773 के पारित के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया। तो प्रश्न बनेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत नाम बदला गया? तो उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर तो उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 58 के मध्य चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पूर्ण बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इसका नाम एक बार और बदला है 1833 में, इसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे विलियम बेंटिक। वायसराय 1858 से 1947 के मध्य वायसराय रहे। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। तो याद रखें बिल्कुल, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है 1857 के विद्रोह के बाद और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 आईपीसी की धारा 377, ऑप्शन बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, ऑप्शन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 377। आईपीसी की धारा 377 के बारे में बात करें तो 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए आईपीसी धारा के रूप में असंवैधानिक घोषित किया। तो प्रश्न आएगा आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक कब घोषित किया गया? तो उत्तर होगा 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। तो प्रश्न पूछा जाए किससे संबंधित है तो उत्तर होगा अप्राकृतिक यौन अपराधों से। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारतीय दंड संहिता की एक धारा है जिसे 1864 में भारत के ब्रिटिश शासक के दौरान शुरू किया गया। तो भारतीय दंड संहिता को कब शुरू किया गया? तो उत्तर होगा 1864 में। अदालतों ने धारा 377 को कई बार व्याख्या की है और उन व्याख्याओं से निकलने वाला सामान्य सा निष्कर्ष यह है कि धारा 377 के गैर प्रजनन यौन कृतज्ञ और यौन विकृति के किसी भी कृत्य को दंडित करने का प्रावधान है। तो कहने का मतलब है यह होती है गैर प्रजनन यौन कृत्य और यौन विकृति से संबंधित। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है? ऑप्शन 1 मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। तो याद रखें कैसा है, संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय भारत निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करती है। इसका राज्यों में पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनावों में कोई संबंध नहीं है। भारत के संविधान में इसके लिए एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल, निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो दोनों में से पहले हो। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी एससी के
न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन व भत्ते मिलते हैं। अब इसका निष्कासन, वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। अगला प्रश्न, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय को कोई न्यायाधीश निम्नलिखित में से पत्र लिखकर उस पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटा सकता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कानून मंत्री। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। तो उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य भाग 5 में। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई। तो यह अधिनियम 1935 से ली गई है और यह केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू कर सकती है। भारत के उच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत न्यायाधीशों की कुल संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। तो कितने न्यायाधीश हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के 34 हैं और 2019 अधिनियम के अंतर्गत करे गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 134 के खंड 2 के तहत की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। इसके लिए 3 उपबंध दिए गए हैं। पहला होता है वह 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी भी प्रश्न उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारित करेगी। दूसरा, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। तीसरा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उस पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह विघटन के अधीन नहीं है। कथन 2, इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। कथन 3, इसके लिए 1/3 सदस्य पर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। कथन 4, इसके सदस्य की कुल आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब कूट हैं ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। तब से इसने देश के कल्याण और प्रगति में कई तरह से योगदान दिया है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा के सीटों के आवंटित से संबंधित है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। यह एक निचला सदन होता है, प्रथम सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है। यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मनोनीत राज्यसभा के सदस्यों की जो शर्तें होती हैं क्या होती हैं? वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा किसी लाभ के पद पर ना हो, चौथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व हों, प्रत्यक्ष रूप से विकृत
मस्तिष्क का न हो, पागल ना हो। यदि संसद किसी विधि द्वारा कुछ और अहिंसा निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे धारण करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा लोगो है कामयाबी तक यूट्यूब चैनल, इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं हम आपको एक अन्य वीडियो के साथ। हम प्रतिदिन 10 प्रश्न लाएंगे पूर्ण डिटेल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे फिर कहता हूं हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, दबा दें। थैंक यू।